नाम राहुल श्रीवास्तव है। आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो हम जो पहली वीडियो लेकर आए थे तो हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था उसमें, लेकिन उस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जो ये देख रहे हैं ये शवाधान है, जिसमें इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक भिन्नताएं थीं उसके बारे में हम जानेंगे। जो सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं इतिहासकार, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो पॉइंट है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, इसका अर्थ है कि इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता में जो खोज की है उसके माध्यम से ये पता लगाया है कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नताएं थीं। गरीब लोग भी थे, अमीर लोग भी थे। वो इस माध्यम से पता लगाया कि इस सभ्यता में जो सब पाए गए हैं, सब का अर्थ ही हम कह सकते हैं जो मरे हुए लोगों के जो सब पाए गए हैं इस सभ्यता में, तो उनके माध्यम से इतिहासकारों ने ये पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक भिन्नताएं भी मौजूद थीं। तो हम देखते हैं किस तरीके से। तो आप जो देख रहे हैं इसमें जो दिया हुआ है मिस्र के विशाल पिरामिड, इसका अर्थ है कि जैसे इजिप्ट में जो त्रिकोण तरीके से आपने देखा होगा मूवीज़ में या बुक्स में जो दिया होता है जिसमें राजा की फ़ोटो तक छपी होती है, इजिप्ट में जो पिरामिड पाए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी पिरामिड पाए गए हैं जिसमें जो राजकीय जो शवों को रखा जाता था। राजकीय सब जो शासन व्यवस्था चलाने वाले होते थे या जो जिनके पास ज़्यादा संपत्ति होती थी या अमीर वर्ग के लोग कह सकते हैं हम उन्हें, जो अर्थव्यवस्था में जो मजबूत लोग होते थे, वे लोग पिरामिडों में शवों को रखते थे। तो इसके बाद जो दूसरे जो लोग हैं जो आमतौर पर और भी जो इसमें दूसरी भिन्नता पाई गई है जो गर्त में जो रखते थे। तो आप जो ये देख रहे हैं ये वाली लाइन, कभी कभार जो गर्त की बनावट जो होती थी, इसमें जैसे गर्त होता है, गर्त में शव को रखा जाता था और उसके आसपास ईंटों की चिनाई की जाती थी। तो ये जो दोनों भिन्नताएं हैं ये सामाजिक भिन्नता को दिखाती हैं जिसमें दो वर्ग सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें जो इतिहासकारों ने देखा कि कुछ कब्रों में इनके शवों के साथ आभूषणों को भी रखा जाता है। तो कई जगह देखा कि तांबे के जो दर्पण हैं उन्हें भी रखा जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। जो ये तांबे का दर्पण जो दिया हुआ है ये सामान्य तौर पर शवों के साथ रखा हुआ पाया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो बहुमूल्य चीज़ें दफनाने में विश्वास नहीं था, क्योंकि कुछ ही ऐसे हमें सब मिले जिनके साथ बहुमूल्य आभूषण भी हमें मिले हों। हमें ऐसे कुछ ही सब मिले हैं जो पिरामिड वाले हों। बाकी जो सामान्य जो हैं तो उनकी जो खोपड़ी है उसके साथ शंख, जैस्पर या ऐसा कह सकते हैं कि आभूषण का छोटे टुकड़े मिले हैं, सूक्ष्म मनके मिले हैं, और जो इनके साथ ज़रूरत की सामान को भी रखा जाता था। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी सामाजिक भिन्नताएं थीं, क्योंकि इससे क्या है कि जो अमीर जो वर्ग थे वो पिरामिड में सब रखते थे। उसके बाद कुछ जो थोड़े और छोटे वर्ग होते थे वो उनके साथ कुछ आभूषण भी पाए जाते थे, लेकिन जो सामान्य तौर पर वहाँ पर जो कह सकते हैं गरीब वर्ग होगा उन्होंने वहाँ पर तांबे के साथ शवों को दफनाया होगा या और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके साथ, क्योंकि यहाँ स्त्री हो या पुरुष हर किसी के साथ उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पाया गया है। और सामाजिक भिन्नता को पहचानने के लिए उन्होंने और भी स्रोतों को ढूंढने की कोशिश की। जैसे हड़प्पा सभ्यता में और भी जो वस्तुएं पाई गई हैं उनके आधार पर कह सकते हैं कि सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक और जो विधि है वो इतिहासकारों ने अपनाई है। मतलब ऐसी वस्तु जो सामान्य और सर्वत्र पाई गई है, जो सामान्य और सर्वत्र पाई गई है वो तो हर जगह ही पाई गई है, लेकिन कुछ वस्तुएं इसमें ऐसे भी हैं जो दुर्लभ हैं, महंगी हैं, जिन्हें बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुत बारीक काम किया गया है जिस पे, जैसे इसमें एक जो दिया हुआ है हम जो देख सकते हैं ये फियांस है। इस फियांस को बहुत ही जटिल प्रक्रिया से बनाया जाता है। ये हर जगह नहीं पाया गया, जहाँ भी पाया गया है जिस धातु से भी ये बनाया जाता है वहाँ पर वो धातु नहीं पाई जाती। इसका मतलब वो धातु का भी किसी अन्य स्थान से उस स्थान पर लाया जाना, फिर उस पर बारीकी से काम करना, इस चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ पर सामान्य वस्तुओं का होना और महंगी वस्तुओं का होना यहाँ पर सामाजिक विभिन्नताएं और आर्थिक विविधताएं दर्शाता है। तो जो ये आप देख रहे हैं पांचवा जो पॉइंट है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी।
जो ये दिया हुआ है शिल्प उत्पादन विषय में जानकारी, क्योंकि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो बहुत विकसित सभ्यता थी, बहुत जगह जगह उसके क्षेत्र फैले हुए थे। तो हमने कुछ क्षेत्रों का नाम जाना था, जैसे चुनोदड़ो हो गया, धोलावीरा हो गया। ये जो छोटे छोटे जो राज्य थे, लेकिन ये उत्पादन का केंद्र थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य जो बड़े शहर हैं वो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये बड़े शहर हैं। लेकिन जो जो केंद्र था इनका, जो उत्पादित केंद्र हम मान सकते हैं, शिल्प कला का उत्पादन केंद्र, वो चुनोदड़ो था, धौलावीरा था। तो ये जो ऐसे जो इसके जो क्षेत्र थे, ये इसका उत्पादन केंद्र थे। तो यहाँ पर क्या होता था कि जैसे अगर हम किसी का कोई काम करते हैं, कोई शिल्प का कोई काम करते हैं, तो उसमें जब भी हम कोई काम करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि उस जो भी हम कोई वस्तु बनाते हैं, चाहे वो मन का हो या मृत भांड हो, कुछ भी हो, तो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसे हम, या तो कोई बड़ा टुकड़ा होगा तो हम उससे छोटी वस्तु बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही हड़प्पा सभ्यता में भी किया जाता था। जो वेस्ट मटेरियल जो बड़ा होता था उससे छोटी वस्तुएं बनाई जाती थी, बाकी जो बचता था उससे उसका लेप भी चढ़ाया जाता था इसमें। बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचता था उसे फेंक दिया जाता होगा या इकट्ठा कर दिया जाता होगा। तो ऐसे ही इन स्थानों पर जो है वो वेस्ट मटेरियल मिला है, जिससे हमें ये पता चल पाया है कि यहाँ पर किस तरीके से उत्पादन होता था। तो आप देख सकते हैं इसमें जो दिया हुआ है, चुनोदड़ो है, लोथल है, धौलावीरा है। यहाँ पर जो छेद करने के जो विशेष उपकरण भी मिले हैं यहाँ पर, जिनसे वस्तुओं में, मनकों में छेद किया जाता था। ठीक है, ऐसे उपकरण मिले। तो इससे हमें पता लगता है कि जिन भी स्थानों से हमें वेस्ट मटेरियल मिला या ऐसे उपकरण मिले जिनसे हमें पता लग पाया कि चुनोदड़ो, लोथल, धौलावीरा ये उत्पादन का केंद्र थे, जबकि यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बड़े शहर थे। लेकिन फिर भी इन जो उत्पादन के केंद्र हैं, यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बड़े शहरों में यहाँ की वस्तुओं को भेजा जाता था। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर हम उत्पादन केंद्र की अगर पहचान करें तो किस तरीके से करेंगे। तो उत्पादन केंद्र की पहचान, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आयस्क जो भी कच्ची धातु हो अगर हम लें तो उसका त्याग भी होगा, कूड़ा करकट होगा, तो उसके जो ढेर होंगे उस ढेर से हम उस क्षेत्र के बारे में जान पाएंगे कि वो वहाँ का उत्पादन केंद्र था या नहीं था। तो इसके बाद है माल प्राप्ति की नीतियाँ। तो हम इसमें देखते हैं कि माल प्राप्ति की जो नीतियाँ हैं वो किस तरीके से होती थी। तो इसमें क्या है कि एक बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी से बने एक मिट्टी का एक प्रतिरूप हमें मिला है। तो बैलगाड़ी का एक प्रतिरूप मिला है, जिससे ये संकेत करता है कि तो सामान का जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जो लोग ले जाते थे वो बैलगाड़ियों से ले जाते थे। बैलगाड़ी एक परिवहन, एक महत्वपूर्ण माध्यम था जो, और इसके बाद जो उपनदियाँ थीं और उन नदियों के मार्ग से तटीय क्षेत्र का प्रयोग करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इसके बाद है उपमहाद्वीप और उसके आगे आने वाला माल। तो किस तरीके से ये माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। तो क्या होता था कि इसमें जैसे कि एक सामान की अगर हम बात करें तो जैसे धौलावीरा हो गया, या ये जो ऐसे क्षेत्र जो उत्पादन के जो केंद्र थे ये नदियों के किनारे बसे थे, क्योंकि ये आसानी से यहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से यहाँ से सामान ले जाया जाता था। तो इसमें क्या था, हड़प्पा सभ्यता में माल प्राप्ति के कई तरीके थे। जैसे उन्हें धातु जहाँ मिलती थी वहीं पर वो बस्ती बसा लेते थे। ठीक है, क्योंकि धातु को वहाँ से लाना बार बार महंगा पड़ सकता था, तो इसलिए वहाँ पर बस्तियाँ बसाई गईं। फिर अफ़गानिस्तान के सुतगोई की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान का जो सुतगोई इलाका है, यहाँ से लाजवर्ड मणि प्राप्त हुई। ठीक है, गुजरात से हमें अच्छे स्रोत मिले, यहाँ पर मतलब और भी धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बस्तियाँ बसाई गईं। इसके बाद हम लोग एक सभ्यता की बात करते हैं। इसमें जो आप इसमें देख रहे हैं, जो इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जिसका नाम है गणेश जोधपुर संस्कृति। इसका जो ये सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता से अलग है, लेकिन सभ्यता इस हड़प्पा सभ्यता का और इस गणेश्वर जोधपुर सभ्यता का आपस में व्यापारिक लेन देन पाया गया है। ऐसा पाया गया है कि गणेशपुर जोधपुर और हड़प्पा सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध था। जो हड़प्पा निवासी जो थे वो जो यहाँ के जो लोग थे, तो वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। और इसका जो
ओमान है, जो ओमान जो इलाका है, तो ओमान से भी इनका व्यापारिक संबंध पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता वस्तु का मिलना, मतलब जैसे कि कह सकते हैं ओमान है, ओमान सभ्यता अलग है। तो ओमान में क्या, हड़प्पा जो इतिहासकार हैं उन्होंने हड़प्पा की वस्तुओं को पाया, तो इससे ये पता लगा कि ओमान और जो जोधपुर वाली जो सभ्यता है, इन सब के बीच में क्या है, एक व्यापारिक संबंध पाया गया है। दूसरा है, जो ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, जो आप ओमान हो या कोई जो गणेश्वर जोधपुर की जो संस्कृति हुई, ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो यहाँ किस तरीके से वस्तुओं का लेन देन किया जाता होगा, तो किस तरीके से वस्तुओं, मतलब चाहे मोहर हो, चाहे वो किसी वस्तुओं का लेन देन हो, तो इसमें आप ये देख रहे होंगे, ये जो ब्लैक कलर का जो ये है, ओमान से मिली एक हड़प्पाई मर्तबान है। ये हड़प्पाई जो मर्तबान है, ये जो ये मिली है, ये हमें ओमान से मिली है। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो हड़प्पा के जो लोग थे, वो ऐसी चीज़ों से लेन देन करके अपने व्यापार को चलाते थे। वैसे इतिहासकारों ने पाया है कि ये जो है, ये पूरा इसमें से मतलब कहीं सीलन नहीं आ सकती, इससे पानी बाहर नहीं आ सकती, ये नहीं पता लगाया जा सका है कि हड़प्पा के लोग इसमें रखते क्या थे, या फिर ये एक ऐसी मिट्टी से बना होता था, ऊपर काली मिट्टी चढ़ी होती थी इस पर। तो ये ओमानी स्थल से हमें मिला है। और इसके कुछ और भी क्षेत्र हैं इसमें, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, यहाँ से भी हड़प्पा सभ्यता के भी कुछ अंश मिले हैं, जिससे हमें ये पता लग पाया, जैसे ओमान हो गया, गणेशवर जोधपुर संस्कृति हो गई, और ये हड़प्पा का इनका संबंध था, व्यापारिक संबंध था हड़प्पा का। मेसोपोटामिया के साथ भी इनका व्यापारिक संबंध था। तो इसमें ये जो पॉइंट दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं 7.2, एक रहस्यमयी लिपि। इसे रहस्यमयी इसलिए कहा गया है कि क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता की जो भाषा है, उसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका, इसकी लिपियों को आज तक नहीं पढ़ा जा सका। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो शब्द पाए गए हैं, वो 375 से 400 के बीच पाए गए हैं। तो हमारे पास जो अपनी भाषा है, उसमें जो शब्द पाए जाते हैं, उसमें क्या है कि अगर का से कबूतर होता है और का से कुम्हार होता है, तो हर जगह का और का मतलब और उसका स्वर सेम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर वो जो वर्ड है उसका साइन यहाँ पर यहाँ कुछ और है, तो दूसरी जगह इसका साइन कुछ और है। तो इस तरीके की परेशानियों की वजह से आज तक ये जो लिपि है, आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, आज भी रहस्यमयी लिपि है। कई विद्वानों ने इसे पढ़ने का प्रयत्न किया, कई लोगों ने दावे किए कि हमने इसे पढ़ा है, हम इसे समझ सकते हैं, लेकिन वो सारे दावे कह सकते खोखले साबित हुए, इसे आज भी नहीं पढ़ा जा सका। लेकिन इस लिपि के जो ये हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, हमें इससे यह पता लगा कि हर वस्तु पर कुछ ना कुछ लिखा होता था। इसका मतलब ये कि यहाँ की ज़्यादातर आबादी क्या थी, पढ़ी लिखी थी, क्योंकि हर वस्तु पर जब भी देख रहे हैं कहीं ना कुछ किसी उसके बारे में लिखा हुआ है, वहाँ के शासन के बारे में या वहाँ के राजा के बारे में, कि कहाँ से आया और कहाँ जाना है, हर चीज़ हर किसी के बारे में लिखा होता था। तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, जो प्राचीन सत्ता है, इसका अर्थ है कि मतलब यहाँ पर सत्ता किस तरीके की थी। तो बहुत सारे मतभेद हैं इसमें। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर सब समान था, कोई भी मतलब एक केंद्र या फिर किसी एक का शासन नहीं था। तो बहुत सारे मतभेद हैं। लोग कहते हैं, इतिहासकारों का तो ऐसा भी कहना है कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसे शहरों के एक राजा होते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पर सब अलग अलग थे, सब समान थे, कोई यहाँ पर राजा नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर बात कही जाती है। तो इसमें जो देख रहे हैं आप, एक प्रसाद शासक है, तो इसमें भी एक क्या है, एक हमें एक पुरोहित राजा की एक मूर्ति मिली है, जो आप इसे देख पा रहे होंगे। हमें एक पुरोहित राजा की एक ऐसी एक मूर्ति मिली है। तो क्या है कि इसे दूसरी सभ्यता से हम जोड़कर देख रहे हैं कि मेसोपोटामिया में भी ऐसे ही उनके पुरोहित राजा की जो मूर्ति हमें मिली है, उससे हम इसको जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो विद्वान हैं, उनका यहाँ पर अलग अलग है। उनका जो राजनीतिक अनुसंधान है, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से राजनीतिक प्रक्रिया यहाँ कैसी थी। तो
कई सारे विद्वानों का मत है कि यहाँ शासक होते थे, या एक शासक होता था, या समूह मिलकर चलाते थे, या राजा अलग होते थे, या यहाँ समान लोग थे। तो ये किसी के लिए भी ये कह पाना, कोई भी इतिहासकार के लिए ये कह पाना कोई कंफर्म नहीं है कि यहाँ किस तरीके का शासन था। तो इसके बाद जो 9वां पॉइंट है इसका, ये है सभ्यता का अंत। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इस सभ्यता का अंत, तो लोगों का कहना है कि ये जो सभ्यता है इसका जो अंत हुआ है, तो इसका अंत किस तरीके से हुआ है, क्या कारण रहे हैं कि तो इसमें लोगों के अपने अपने मत हैं, इतिहासकारों के इसमें भी, कि लोग कहते हैं कि जलवायु के ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए जिससे वहाँ पर वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ आ जाना, गर्मी आ जाना, सूखा बढ़ जाना, तो ये सारे कारण बताए गए कि हड़प्पा सभ्यता इस वजह से अंत हो गया। या फिर इनका जो नदियाँ हैं, क्योंकि सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम है, तो सिंधु नदी के रास्ता बदल लेने की वजह से हो सकता है इस सभ्यता का अंत हो गया हो, या ऐसा हुआ हो कि ये सभ्यता के लोग और किसी नगरों की तरफ अपना सब कुछ प्रस्थान कर गए हों लेकर, तो इस वजह से भी सभ्यता का अंत हो गया हो। और दूसरा कारण यह बताया जाता है कि इस सभ्यता के लोगों के ऊपर आर्यों ने हमला किया था। तो आर्यों ने अगर हमला किया था तो इतिहासकारों का ये एक व्यंग है कि अगर इतिहासकारों ने ये व्यंग किया है तो इसका एक कारण यह भी है कि अगर यहाँ पर आर्यों ने अगर इनके ऊपर हमला किया है तो हमें किसी भी शव पर, कोई भी इनकी हड्डियों पर कोई निशान क्यों नहीं मिले। तो इस वजह से ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आर्यों ने इनके ऊपर कोई हमला किया था, लेकिन फिर भी इसे कहा जाता है कि आर्यों के हमले की वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। तो दूसरा है, इसमें हम और जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे कनिंघम का भ्रम। तो जो कनिंघम है वो एक कह सकते हैं इतिहासकार थे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्हें इतिहास को जानने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो इन्होंने क्या किया कि भारत को आरंभिक सदी से जानने का प्रयास किया। तो जो भारत में जो चीनी यात्री आए थे वहाँ से इन्होंने जानने का प्रयास किया, और जो भी हड़प्पा स्थल की जो भी चीज़ें मिली उन्हें चीनी यात्रियों से जोड़कर देखा। यहाँ तक कि एक अंग्रेज़ ने इन्हें जो मोहर दी थी वो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी, जिसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये दी हुई है, जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है, इसे कनिंघम को भेंट किया था किसी ने। तो जो कनिंघम थे उनका यही भ्रम था कि ये जो सभ्यता की जो चीज़ें हैं ये चीनी यात्रियों से जोड़कर इन्होंने देखा, यही इनका भ्रम था। तो चीनी यात्री जब आए थे तो ये उनके ऊपर काम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर जो भी इनकी जो चीज़ें मिली उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की चीज़ों को भी चीनी यात्रियों से जोड़कर देखा। तो यही एक वजह रही जो कनिंघम थी उनकी कनिंघम के पास तक सही जानकारी नहीं पहुँच पाई और वो भ्रमित रहे। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस लॉकडाउन में, इस महामारी में आप घर पर ही सुरक्षित रहें और अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को टाइट रखें। धन्यवाद।